बोरकुट बेचने वाली माँ बेटी की सफलता। माँ जी, माँ जी थोड़ा तो रहम कीजिए। मैं इन दो मासूम बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप लोगों के सिवा हमारे इस दुनिया में है ही कौन? अरे तू और तेरी बेटियां जहन्नुम में जाएं, हमें उससे क्या। लेकिन तेरी और तेरी इन मनहूस बेटियों की शक्ल हमें कभी मत बताना। चली जा यहाँ से। अजी, अजी, आप ही माँ जी को कुछ समझाइए ना। इन दो मासूमों में आपका ही तो खून है। लेकिन विनोद गोपी की बात का कोई जवाब नहीं देता है और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है, क्योंकि वो तो वही करेगा जो उसकी माँ गोदावरी चाहेगी। दरअसल गोपी ने 2 दिन पहले ही गुड़िया को जन्म दिया था, पर गोपी की सास गोदावरी और पति विनोद को बेटा चाहिए था। लेकिन गोपी ने एक बार फिर बेटी को जन्म दिया था, इसलिए गोदावरी उसे और उसकी दोनों बेटियों को घर से बाहर निकाल रही थी, ताकि वो विनोद की दूसरी शादी करा सके और पोते का मुंह देख सके। गोपी भीख मांगती रह जाती है, लेकिन गोदावरी उसकी एक नहीं सुनती है और घर का दरवाजा बंद कर देती है। मजबूरन गोपी को वहां से जाना पड़ता है। गर्मी का मौसम था और सूरज आग उगल रहा था। गोपी अपनी 3 साल की बेटी रूही और गुड़िया को हाथ में लिए हुए चली जा रही थी कि तभी गुड़िया रोने लगती है। लगता है गुड़िया को भूख लगी है। गोपी पेड़ के नीचे बैठकर गुड़िया को दूध पिलाने लगती है कि तभी रूही कहती है, माँ, भूख तो मुझे भी लगी है, मुझे भी दूध पिला दो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गुड़िया की भूख तो मैं दूध पिलाकर शांत कर दूंगी, लेकिन लेकिन रूही को क्या खिलाऊं? मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है। गोपी भगवान से ये कही रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने कंगनों पर जाती है। वो उन कंगनों को बेचने का सोचती है। गोपी पास के ही शहर जाकर कंगन बेच देती है और उनसे मिले हुए पैसों से अपने लिए किराए पर एक कमरा ले लेती है और खाने का सामान ले आती है। वो रूही को खाना खिला देती है, पर उसे एक बात की चिंता थी। आज तो खाने का इंतजाम हो गया है, लेकिन कल का क्या? क्योंकि एक ना एक दिन तो पैसे खत्म होना ही है। मुझे अपनी बच्चियों का पेट भरने के लिए कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। मुझे ऐसी जगह कोई काम ढूंढना होगा जहां पर गुड़िया और रूही मेरी आंखों के सामने रह सके, क्योंकि दोनों बहुत छोटी हैं और इन्हें घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। अगले दिन गोपी काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन बहुत जगह पूछने पर उसे ऐसा कोई काम नहीं मिलता जहां पर वो गुड़िया और रूही को भी अपने साथ ले जा सके। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हर जगह पूछ लिया, लेकिन कोई काम नहीं मिला। अब हमारा गुजारा कैसे होगा, कैसे? गोपी अपने आप से ये कही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने एक समोसे के ठेले पर जाती है। वो देखती है कि ठेले पर एक महिला काम कर रही है और उसके हाथ में एक बच्चा है। उस महिला को अकेले काम करते हुए देख गोपी को भी प्रेरणा मिलती है। क्यों ना मैं भी अपना कोई काम शुरू करूं? ऐसे में गुड़िया और रूही भी मेरे साथ ही रहेंगी। लेकिन मैं किस चीज से शुरुआत करूं? माँ, क्यों ना तुम बोरकुट बनाकर बेचो? तुम्हारे हाथ का बोरकुट बहुत ही स्वादिष्ट और खट्टा मीठा होता है। मुझे तो तुम्हारे हाथ का बोरकुट बहुत पसंद है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा बोरकुट बाकी सबको भी बहुत पसंद आएगा। नन्ही रूही का ये आइडिया गोपी को बहुत पसंद आता है और वो सोच लेती है कि वो अब बोरकुट बनाकर बेचेगी। इसके लिए वो बाजार से सूखे बैर और कुछ मसाले ले आती है और घर पर स्वादिष्ट और खट्टा मीठा बोरकुट तैयार कर उसे शीशियों में भर लेती है। अगले दिन वो बाजार में अपना बोरकुट बेचने चली जाती है। बोरकुट ले लो, बोरकुट, स्वाद में खट्टा मीठा और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा। इस तपती गर्मी में ठंडक पहुंचाए। बोरकुट ले लो, बोरकुट। काका, मेरी माँ के हाथ का बोरकुट ले लीजिए, बहुत स्वादिष्ट है, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, मुझे बोरकुट की एक शीशी दे दो। जी साहब, ये लीजिए आपका बोरकुट। गोपी उस आदमी को बोरकुट दे देती है। गोपी का बोरकुट स्वाद में तो अच्छा था ही, साथ ही वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा था। इसलिए देखते ही देखते एक एक करके उसके बोरकुट की सारी शीशियां बिक जाती हैं और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अरे वाह,
आज तो मेरे बोरकुट की सारी शीशियां बिक गई। मैं कल थोड़ी ज्यादा शीशियां बनाकर लाऊंगी। गोपी रोज इसी तरह बाजार में बोरकुट बनाकर बेचने लगती है और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगती है। अब उसके हालात भी सुधरने लगते हैं। उसके बोरकुट की चर्चा दूर दूर तक होने लगती है और अब उसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और कुछ साल बाद, 15 साल बाद, गोपी का ठेले से शुरू हुआ बोरकुट बेचने का काम अब बड़ी कंपनी का रूप ले चुका था। अब उसकी खुद की शहर में बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। गुड़िया और रूही भी अब बहुत बड़ी हो गई थी। एक दिन गोपी मंदिर में भंडारा आयोजित करवाती है। भंडारे में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी गुड़िया की नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जिसने खाने का एक निवाला भी नहीं लिया था। गुड़िया उस औरत के पास जाती है। क्या हुआ अम्मा, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? बेटी, मुझे बहुत तेज बुखार है, बहुत ठंड लग रही है, मुझसे खाना तक नहीं खाया जा रहा है। क्यों ना मैं अम्मा को अपने घर ले जाऊं और फिर डॉक्टर से इनका इलाज करवा दूंगी। गुड़िया उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अपने घर ले आती है। वो उस बुढ़िया को अपने हाथों से खाना खिलाई रही होती है कि तभी वहां गोपी और रूही आ जाती हैं। जैसे ही गोपी और रूही उस बूढ़ी औरत को देखती हैं तो चौंक ही जाती हैं, क्योंकि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि गोपी की सास गोदावरी ही थी। गोदावरी भी गोपी को पहचान लेती है। माँ जी, आप यहाँ कैसे, और आपकी ये हालत कैसे हो गई? गोदावरी गोपी से नजरें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन वो गोपी को सब कुछ बताती है। बहू, तुझे घर से बाहर निकालने के बाद मैंने विनोद की दूसरी शादी करवा दी और विनोद की दूसरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी 2 महीने पहले ही विनोद की मौत हो गई। विनोद के जाने के बाद उसकी दूसरी पत्नी और बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हूँ। जिस पोते को मैंने इतना प्यार दिया, उसी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे और अपनी पोतियों को घर से बाहर निकाल दिया था। आज उसी का परिणाम है कि मेरी ये हालत है। माँ जी, आपने इसे पहचाना? ये आपकी वही पोती गुड़िया है जिसके पैदा होने पर आपने हमें घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन आज वही गुड़िया आपको अपने हाथों से खाना खिला रही है और आपकी सेवा कर रही है। माँ जी, पोता हो या पोती, सभी एक समान है। आपके पोते ने तो आपकी सेवा नहीं की, लेकिन आज आपकी वही पोती आपकी सेवा कर रही है। गोदावरी को गोपी और उसकी बेटियों के साथ किए गए बर्ताव पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो गोपी से माफी मांग लेती है। गोपी भी गोदावरी को माफ कर देती है और इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।